नमस्कार। आज के इतिहास शिक्षण में मैं डॉक्टर जसपाल सिंह खत्री, प्रवक्ता विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा इतिहास की 11 की पाठ्य पुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय। इसके अध्याय 3 वर्ग इसका हम आज अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन में हमारी चर्चा के बिंदु रहेंगे इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास। इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि पश्चिमी यूरोप के इस इंग्लैंड में किस प्रकार से सामंतवाद ने जन्म लिया। सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें हम चर्चा करेंगे कि वे कौन से कारक थे जिसके द्वारा जो सामाजिक और आर्थिक संबंध थे उनमें परिवर्तन आया। चौथा वर्ग नगरवासी। जिस प्रकार से 3 वर्गों की हमने यहाँ पर चर्चा की, किंतु धीरे धीरे करके नगरीय सभ्यता बढ़ी और नगरों का उदय हुआ। उन नगरों के विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। कैथेड्रल नगर, चर्च पर आधारित ऐसे नगरों का उदय हुआ। धीरे धीरे जैसे जैसे चर्च का विकास होता गया, इन कैथेड्रल नगरों का भी विकास होता गया। ये एक विशेष प्रकार की संस्कृति थी। इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास। इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास 11वीं सदी में प्रारंभ हुआ था। 6ठी सदी में मध्य यूरोप से एंजल और सैक्सन ये इंग्लैंड में आकर के बस गए थे। इन्हीं एंजल लोगों के नाम पर इस देश का नाम एंजिल लैंड का पड़ा। 11वीं सदी में नॉर्मंडी के ड्यूक, जिनका नाम विलियम था, उसने एक सेना के साथ इंग्लिश चैनल को पार करके इंग्लैंड के सैक्सन राजा को हरा दिया। तो इस समय फ्रांस और इंग्लैंड में क्षेत्रीय सीमाओं और व्यापार से उत्पन्न होने वाले विवादों का कारण प्रायः युद्ध होते थे। विलियम प्रथम, जिसकी वर्तमान उत्तराधिकारी जो ब्रिटेन के सम्राट हैं, इससे पहले महारानी एलिजाबेथ तृतीय, ये उसी क्रम में ब्रिटेन के सम्राट रहे हैं। ये विलियम प्रथम के उत्तराधिकारी हैं। तो विलियम प्रथम वही व्यक्ति है जिसने इंग्लैंड जाकर के वहां भूमि नपवाई, उसके नक्शे बनवाए और उसे अपने साथ आए 180 नॉर्मन अभिजातों में विभाजित कर दिए। यही लॉर्ड राजा के प्रमुख काश्तकार बन गए थे, जिनसे वह सैन्य सहायता की उम्मीद करता था। वे राजा को कुछ नाइट देने के लिए बाध्य थे। शीघ्र ही वे नाइटों को कुछ भूमि उपहार में देने लगे, जिनसे वे उसी प्रकार सेवा की आशा रखते थे जैसी वे राजा को करते थे। किंतु वे नाइटों का अपने निजी युद्धों के लिए उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस पर इंग्लैंड में प्रतिबंध था। एंग्लो सैक्सन कृषक विभिन्न स्तरों के भूस्वामियों के काश्तकार बन गए। इसमें 13वीं सदी के इंग्लैंड का हेवर दुर्ग दिखाई दे रहा है। ये दुर्ग दिखाता है कि किस प्रकार इंग्लैंड में सामंतों का शासन बढ़ रहा था, उनका प्रभाव और उनकी आर्थिकी बढ़ी, जिस कारण ऐसे दुर्गों का निर्माण संभव हो सका। सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक। तो यद्यपि प्रथम दोनों वर्गों के सदस्यों ने, जिसमें पादरी वर्ग और अभिजात वर्ग,
इन्होंने सामाजिक व्यवस्था को स्थिर और अपरिवर्तनीय पाया, परंतु वहां अनेक प्रक्रियाएं थी जो व्यवस्था को बदल रही थी। इनमें से कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे पर्यावरण में परिवर्तन, और धीरे धीरे वह लगभग अदृश्य थे ये। अन्य परिवर्तन जैसे कृषि प्रौद्योगिकी में बदलाव और भूमि का उपयोग, ये अधिक स्पष्ट दिखाई देते थे। लॉर्ड और सामंत के सामाजिक और आर्थिक संबंध इन परिवर्तनों से बने थे और इन्हें प्रभावित भी कर रहे थे। इन प्रक्रियाओं को हम धीरे धीरे चर्चा करते हैं। तो पर्यावरण परिवर्तन किस प्रकार से हुआ? तो 5वीं से 10वीं सदी तक यूरोप का अधिकांश भाग वो विस्तृत वनों से घिरा हुआ था। इसलिए कृषि के लिए जो उपलब्ध भूमि थी वह सीमित थी। इसके साथ ही अपनी परिस्थितियों से असंतुष्ट कृषक लॉर्ड के अत्याचारों से बचने के लिए वहां से भागकर इन जंगलों की शरण ले सकते थे। इस समय यूरोप में तीव्र ठंड का दौर चल रहा था। इससे सर्दियां प्रचंड और लंबी अवधि की हो गई। इस प्रकार 5वीं से 10वीं सदी तक यूरोप में फसलों का उपज काल छोटा हो गया और इसके कारण कृषि की पैदावार भी कम हो गई। 11वीं सदी से यूरोप में एक गर्माहट का दौर फिर से शुरू हो गया और औसत तापमान बढ़ गया। औसत तापमान बढ़ने के कारण कृषि पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ा। कृषकों को कृषि के लिए अब लंबी अवधि मिलने लगी। मिट्टी पर पाले का असर कम होने के कारण आसानी से खेती की जा सकती थी। पर्यावरण इतिहासकारों का मानना है कि इससे यूरोप के अनेक भागों के वन और उन वन के आधारित क्षेत्रों में उल्लेखनीय कमी हुई, जिसके फलस्वरूप कृषि भूमि का विस्तार हुआ। दूसरा है कि कारक भूमि का उपयोग। तो प्रारंभ में जो कृषि प्रौद्योगिकी थी वो बहुत आदिम किस्म की थी। एक प्रकार से परंपरागत रूप से पहले से चली आ रही थी और अपरिवर्तनीय थी। कृषक को मिलने वाली यांत्रिक मदद केवल बैलों की जोड़ी से चलने वाला लकड़ी का हल था और यह हल केवल पृथ्वी की सतह को खुरच भर सकता था। यह भूमि की प्राकृतिक उत्पादकता को पूरी तरह से बाहर निकाल पाने में असमर्थ था। इसलिए कृषि में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता था। भूमि को प्रायः 4 साल में एक बार हाथ से खोदा जाता था और इसमें अत्यधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती थी। साथ ही फसल चक्र के एक प्रभावहीन तरीके का उपयोग हो रहा था। भूमि को 2 भागों में बांट दिया जाता था। एक भाग में शरद ऋतु में सर्दी का गेहूं बोया जाता था, जबकि दूसरी भूमि को परती या खाली रखा जाता था। फिर अगले वर्ष जो परती भूमि पर जो थी उस पर राई बोई जाती थी, जबकि जो दूसरा आधा भाग था उसको खाली रखा जाता था। इस तरह की इस व्यवस्था के कारण मिट्टी की उर्वरता का धीरे धीरे ह्रास होने लगा और प्रायः अकाल पड़ने लगे। दीर्घकालीन कुपोषण और विनाशकारी अकाल बारी बारी से पड़ने लगे, जिससे गरीबों के लिए जीवन अत्यंत दुष्कर हो गया। इन कठिनाइयों के बावजूद लॉर्ड अपनी आय को, जो कि उन्हें कृषकों से प्राप्त होती थी, उस आय को अधिकतम करने के लिए
उत्सुक बने रहते थे। हालांकि भूमि के उत्पादन को बढ़ाना ऐसी परिस्थितियों में संभव नहीं था। इसलिए कृषकों को मेनरों की जागीर, जिसको मैनोरियल एस्टेट कहा जाता था, तो उसकी समस्त भूमि को कृषिगत बनाने के लिए बाध्य होना पड़ता था और इस कार्य को करने के लिए उन्हें नियमानुसार निर्धारित समय से अधिक समय देना पड़ता था। कृषक इस अत्याचार को चुपचाप नहीं सहते थे, क्योंकि वे खुलकर विरोध तो नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का सहारा लिया। वे अपने खेतों पर कृषि करने में अधिक समय लगाने लगे और उस मेहनत का अधिकतर उत्पाद अपने लिए रखने लग गए। वे बेगार करने से निरंतर बचने लगे। चरागाहों व वन भूमि के कारण उनका उन लॉर्डों के साथ फिर विवाद होने लग गया। लॉर्ड इस भूमि को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझते थे, जबकि कृषक उसको संपूर्ण समुदाय द्वारा उपयोग की जाने वाली एक साझा संपदा मानते थे। इस कारण निरंतर विवाद बने रहते थे। नई कृषि प्रौद्योगिकी, तो ये तीसरा कारक है। तो 11वीं सदी तक विभिन्न प्रौद्योगिकियों में बदलाव के कई प्रमाण हमें मिलते हैं। मूल रूप से लकड़ी से बने हल के स्थान पर लोहे की भारी नोक वाले हल और सांचेदार पटरे, जिसे मोल्ड बोल्ट्स कहते हैं, उसका उपयोग होने लगा। ऐसे हल अधिक गहरा खोद सकते थे और सांचेदार पटरे सही ढंग से ऊपरी मृदा को पलट सकते थे। इस तकनीकी के फलस्वरूप भूमि में व्याप्त जो पौष्टिक तत्व थे, उनका बेहतर उपयोग होने लगा और पशुओं को हलों में जोतने के तरीके में भी सुधार आया। पहले गले में हल जोता जाता था, जिसे नेक हार्नेस कहा जाता था। उसके स्थान पर अब जो जुआ है, वह कंधे पर बांधा जाने लगा। इसके कारण से पशुओं को अधिक शक्ति मिलने लगी। घोड़े के खुरों पर अब लोहे की नाल लगाई जाने लगी, जिससे उनके खुर सुरक्षित हो गए। तो कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का उपयोग बहुतायत होने लगा। तो यूरोप में अन्न को पीसने और अंगूरों को निचोड़ने के लिए अधिक जल शक्ति और वायु शक्ति से चलने वाले कारखाने स्थापित हो रहे थे। तो भूमि के उपयोग के तरीके में भी फिर बदलाव किया गया। सबसे क्रांतिकारी बदलाव यह था कि दो खेतों वाली व्यवस्था से बदल करके इसे तीन खेतों वाली व्यवस्था में परिवर्तित किया गया। इस व्यवस्था में कृषक 3 वर्षों में से 2 वर्ष अपने खेत का उपयोग कर सकता था, बशर्ते वह एक फसल शरद ऋतु में और उसके 1.5 वर्ष पश्चात दूसरी वसंत ऋतु में बोता। इसका अर्थ यह था कि कृषक अपनी जोतों को 3 खेतों में बांट सकते थे। वे मानव उपभोग के लिए एक खेत को शरद ऋतु में गेहूं या राई उसमें बो सकते थे और दूसरे भाग में बसंत ऋतु में मनुष्यों के उपभोग के लिए मटर, सेम और मसूर तथा घोड़ों के लिए जौ और बाजरा बो सकते थे और तीसरे खेत को वो परती यानी खाली रख सकते थे। तो प्रत्येक वर्ष में तीनों खेतों का प्रयोग बदल बदल कर सकते थे। तो इन सुधारों के कारण भूमि की प्रत्येक इकाई में होने वाले उत्पादन में तीव्रता से वृद्धि हुई।
भोजन की उपलब्धता पहले की तुलना में दुगनी हो गई। मटर और सेम जैसे पौधों का अधिक उपयोग एक औसत यूरोपीय के आहार में अधिक प्रोटीन का तथा उसके पशुओं के लिए अच्छे चारे का स्रोत बन गया। फलस्वरूप कृषकों को बेहतर अवसर मिलने लगा। वे अब कम भूमि पर अधिक भोजन का उत्पादन कर सकते थे। 13वीं सदी तक एक औसत कृषक के खेत का आकार 100 एकड़ से घट करके 20 से 30 एकड़ तक रह गया। छोटी जोतों पर अधिक कुशलता से खेती की जा सकती थी और उसमें कम श्रम की आवश्यकता होती थी। इससे कृषकों को अन्य गतिविधियों के लिए समय मिल जाता था। तो इनमें से कुछ प्रौद्योगिकी बदलावों में अत्यधिक धन लग सकता था। कृषकों के पास पंचक्की और पंचक पवन चक्की स्थापित करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं था। इसलिए इस मामले में पहल लॉर्डों द्वारा की गई, परंतु कृषक भी कई अन्य क्षेत्रों में पहल करने में सक्षम रहे, जैसे कि खेती योग्य भूमि का विस्तार करने में। उन्होंने फसलों की 3 चक्रीय व्यवस्था को अपनाया और गांव में लोहार की दुकानें और भट्टियां स्थापित की, जहां पर लोहे की नोक वाले हल और घोड़े की नाल बनाने और मरम्मत करने के काम को सस्ती दरों पर किया जाने लगा। तो इस प्रकार 11वीं सदी से व्यक्तिगत संबंध, जो कि सामंतवाद के आधार थे, अब वे कमजोर पड़ने लगे, क्योंकि आर्थिक लेन देन अधिक से अधिक मुद्रा पर आधारित होने लगा। लॉर्डों को लगान उनकी सेवाओं के बजाय नकदी में लेना अधिक सुविधाजनक लगने लगा और कृषकों ने अपनी फसल व्यापारियों को भी मुद्रा में पहले वे वस्तुओं से बदलने के साथ ऐसा कार्य करते थे, तो उन्होंने मुद्रा में अब उसको बेचना प्रारंभ कर दिया, जो पुनः उन वस्तुओं को शहर में बेच देते थे। तो धन का बढ़ता उपयोग कीमतों को प्रभावित करने लगा, जो खराब फसलों के समय बहुत अधिक हो जाती थी। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में सन 1270 और 1320 के बीच जो कृषि उपजों के मूल्य थे, वो दुगने हो गए। चौथा वर्ग अर्थात नगरवासी ये कैसे उभरे? तो कृषि में विस्तार के साथ ही उससे संबद्ध 3 क्षेत्रों जनसंख्या, व्यापार और नगरों का विस्तार हुआ। यूरोप की जनसंख्या, जो कि सन 1000 में लगभग 4 करोड़ 20 लाख थी, वही जनसंख्या बढ़ करके 200 वर्ष बाद यानी 1200 ईस्वी में लगभग 6 करोड़ 20 लाख और अगले 100 वर्षों में यानी सन 1300 में 7 करोड़ 30 लाख हो गई। इसका जो कारण था वह बेहतर आहार और उसके द्वारा लंबी जीवन अवधि था। 13वीं सदी तक एक औसत यूरोपीय 8वीं सदी की तुलना में 10 वर्ष अधिक जीवित रह सकता था। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों और बालिकाओं की जीवन अवधि थोड़ा छोटी होती थी, क्योंकि पुरुष बेहतर भोजन करने लग गए थे। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात उसके नगर उजाड़ और तबाह हो गए थे, परंतु 11वीं सदी से जब कृषि का विस्तार हुआ और वह अधिक जनसंख्या का बहार सहन करने में समर्थ हुई, तो नगर फिर से बढ़ने लगे। जिन कृषकों के पास
अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न होता था, उन्हें एक ऐसे स्थान की आवश्यकता अनुभव हुई जहां वे अपना एक बिक्री केंद्र स्थापित कर सकें और जहां से वे अपने उपकरण और कपड़े खरीद सकें। इस जरूरत ने मियादी यानी समय समय पर लगने वाले हाट या मेलों को बढ़ावा दिया और छोटे विपणन केंद्रों का विकास किया, जिनसे धीरे धीरे नगरों के लक्षण इनमें दिखने लगे, जैसे एक नगर का चौक, चर्च, सड़कें जहां पर व्यापारी घर और दुकानों का निर्माण कर सकें, और एक कार्यालय जहां से नगर पर शासन करने वाले व्यक्ति मिल सकें। दूसरे स्थानों पर नगरों का विकास बड़े दुर्गों, बिशपों की जागीरों और बड़े चर्चों के चारों तरफ होने लगा। नगर में लोग सेवा के स्थान पर उन लॉर्डों को जिनकी भूमि पर नगर बसे थे, अब उनको कर देने लगे। तो नगरों ने कृषक परिवारों के जवान लोगों को वैतनिक कार्य और लॉर्ड के नियंत्रण से मुक्ति की अधिक संभावनाएं प्रदान की। जैसा कि कहा गया है, एक बड़ी कहावत है कि नगर की हवा स्वतंत्र बनाती है। तो स्वतंत्र होने की इच्छा रखने वाले अनेक कृषिदास जो है, भाग करके नगरों में छिप जाते थे, जो कि पहले जंगलों में छुपते थे। अपने लॉर्ड की नजरों से एक वर्ष व एक दिन तक छिपे रहने में जो कृषिदास सफल हो जाता था, नियमानुसार उसको एक स्वाधीन नागरिक मान लिया जाता था। इस प्रकार वे धीरे धीरे कृषिदास स्वाधीन नागरिक बनते गए। नगरों में रहने वाले अधिकतर व्यक्ति या तो स्वतंत्र कृषक थे या फिर ये इस प्रकार के भगोड़े कृषिदास थे जो कार्य की दृष्टि से अकुशल श्रमिक होते थे। दुकानदार और व्यापारी इन नगरों में बहुतायत में थे। बाद में विशिष्ट कौशल वाले व्यक्तियों जैसे साहूकारों और वकीलों की आवश्यकता हुई। बड़े नगरों की जनसंख्या लगभग 30,000 होती थी। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने समाज में एक प्रकार से एक चौथा वर्ग बना लिया था। आर्थिक संस्था का आधार श्रेणी होता था, विभिन्न श्रेणियां होती थी जिन्हें गिल्ड कहा जाता था। अर्थात प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक श्रेणी के रूप में संगठित था। यह श्रेणी एक ऐसी संस्था थी जो उत्पाद की गुणवत्ता, उसकी कीमत और बिक्री, इस पर नियंत्रण रखती थी। श्रेणी सभागार प्रत्येक नगर का एक आवश्यक अंग था। यह अनुष्ठानिक समारोहों के लिए था जहां गिल्डों के प्रमुख औपचारिक रूप से यहाँ पर मिलते थे। पहरेदार नगर की चारों ओर गश्त लगाकर शांति स्थापित करते थे। संगीतकारों को प्रीति भोजों और नागरिक जुलूसों में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया जाता था, और सराय वाले यात्रियों की देखभाल भी वो लोग करते थे। और 11वीं सदी आते आते पश्चिम एशिया के साथ नए व्यापार मार्ग विकसित होने लग गए थे। स्कैंडिनेविया के व्यापारी कपड़ों के बदले में फर और शिकारी बाज लेने के लिए उत्तरी सागर से दक्षिण की समुद्र यात्रा करते थे, और अंग्रेज व्यापारी रांगा बेचने के लिए आते थे। 12वीं सदी तक फ्रांस में वाणिज्य और शिल्प विकसित होने लगा था। पहले दस्तकारों को एक मेनर से दूसरे मेनर में इस कार्य हेतु जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें एक स्थान पर बसना अधिक आसान लगा जहां वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके और फिर अपनी आजीविका के लिए उनका व्यापार हो सके।
तो जैसे जैसे नगरों की संख्या बढ़ने लगी और व्यापार का विस्तार होता गया, नगर के व्यापारी अधिक धनी और शक्तिशाली होने लगे। यह अभिजात्य यह अभिजात्यता के लिए प्रतिस्पर्धा आपस में करने लगे। एक 17वीं सदी का यह मानचित्र है, जो रेम्स का एक कैथीड्रल नगर है। तो इस नगर को आप एक विशिष्ट आकृति में देख सकते हैं कि नगर चारों ओर से घिरा हुआ है, जिसमें अलग-अलग पैच जो बने हुए हैं, इनमें आवास, कार्यालय, चर्च इत्यादि बहुत से स्थान हैं जो बने हुए हैं। कैथेड्रल नगर, चर्चों को दान देना अमीर व्यापारियों द्वारा अपने धन को खर्च करने का एक तरीका था। 12वीं सदी से फ्रांस में कैथीड्रल कहलाने वाले बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा। हालांकि वे मठों की संपत्ति थे, पर लोगों के विभिन्न समूहों ने अपने श्रम, वस्तुओं और धन से उनके निर्माण में सहयोग दिया। ये कैथीड्रल पत्थर के बने होते थे और उन्हें पूरा करने में अनेक वर्ष लगते थे। ये कैथीड्रल पत्थर के बने होते थे और इन्हें पूरा करने में अनेक वर्ष लगते थे। जब उन्हें बनाया जा रहा था, तो कैथीड्रल के आसपास का क्षेत्र और अधिक बस गया, और जब उनका निर्माण पूरा हुआ तो वे स्थान एक प्रकार से तीर्थ स्थल बन गए। इस प्रकार उनके चारों तरफ छोटे नगर विकसित हुए। कैथीड्रल इस प्रकार बनाए गए थे कि पादरी की आवाज लोगों के जमा होने वाले सभागार में साफ सुनाई पड़ सके और भिक्षुओं का गायन भी अधिक मधुर सुनाई पड़े। साथ ही लोगों को प्रार्थना के लिए बुलाने वाली घंटियां दूर दूर तक सुनाई पड़ सके। खिड़कियों के लिए अभिरंजित कांच का प्रयोग होता था। जिस दिन दिन के समय जब सूरज की रोशनी उन्हें कैथीड्रल के अंदर के व्यक्तियों के लिए चमकदार बना देती थी, और सूर्यास्त के पश्चात मोमबत्तियां उसकी रोशनी उन्हें बाहर के व्यक्तियों के लिए दृश्यमान बनाती थी, तो यह अभिरंजित कांच की खिड़कियों पर बने चित्र बाइबिल की कथाओं का वर्णन करते थे, जिन्हें अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़ सकते थे। इंग्लैंड का यह सेल्सबरी कैथीड्रल है, जो कि अपनी भव्यता के लिए एक प्रसिद्ध धरोहर के रूप में अब भी विराजमान है। यह अभिरंजित कांच की खिड़की है, जो कार्टेस कैथीड्रल फ्रांस में है। 15वीं सदी का यह एक प्रकार से चित्र है। तो इसके विषय में क्या है कि दावत के दिनों में हमारे द्वारा अक्सर अनुभव की जाने वाली कमी, जगह की संकीर्णता, अत्यधिक यंत्रणा और शोर के कारण भागकर स्त्रियों का पुरुषों के सिरों के ऊपर स्थित वेदिका पर चले जाना, ये सब कुछ ऐसे कारण थे कि हमने पवित्र चर्च को विस्तृत एवं व्यापक बनाने का निर्णय लिया। विभिन्न क्षेत्रों से आए अनेक विशेषज्ञों के प्रति कुशल हाथों से तरह तरह की शानदार नई खिड़कियों की पुताई कराई, क्योंकि ये खिड़कियां अपने अद्भुत निष्पादन और बहुत महंगे रंजित व सफायर कांच के कारण बहुत मूल्यवान थी। इसलिए इनकी रक्षा के लिए हमने एक सरकारी प्रधान शिल्पकार और स्वर्णकार की नियुक्ति की। वे अपनी तनख्वाह वेदिका से सिक्कों के रूप में और आटा अपने भाई बंधुओं के सार्वजनिक भंडार से ले सकते थे। वे उन कला वस्तुओं की देखरेख के कर्तव्यों की उपेक्षा कभी नहीं कर सकते थे। तो यह एबोट सुगेर, जो कि 1081 से 1151
तक रहा, इसने पेरिस के निकट सेंट डेनिस में स्थित औबे के बारे में लिखा, जहां यह अभिरंजित कांच की खिड़कियां बड़ी शानदार ढंग से लगी हुई थी। कुछ प्रश्न मूल्यांकन की दृष्टि से कि वे कौन से कारक थे जिनके कारण यूरोप में कृषि का तीव्र विकास हुआ। तो इस कारणों को हम जान सकते हैं कि जलवायु में परिवर्तन आया, यानी कठोर शीत के स्थान पर गर्माहट वाली ऋतु आ गई थी, जिसके कारण अब कृषि के लिए उपयुक्त वातावरण मिल गया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जो लैंड यूज था, यानी भूमि का उपयोग था, वो दो भागों के को बदल करके तीन भागों पर उसको करने से अधिक उपज प्राप्त करने का उपाय हुआ। तीसरा, कृषि प्रौद्योगिकी में थोड़ा बदलाव किया, जैसे हल में लोहे का इस्तेमाल हो गया और बैलों में जो गले पर पहले जुआ रखा जाता था, अब वो कंधे पर रखने के कारण थोड़ा परिवर्तन उसमें हुआ, जिसके कारण अधिक शक्ति काम आने लगी। तीसरा, जो एक और कारण था कि जो प्रौद्योगिकी में बदलाव हुआ, वो इस सब में आया कि पंचक्की पवन-चक्की और पंचक्की का इस्तेमाल होने लगा और लोहे का उपयोग बढ़ने से उसके औजारों का और जो घोड़े और पशुओं की नाल है, उसको और मजबूती उससे मिली। कैथेड्रल नगर कैसे बने, तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। तो आप समझ सकते हैं कि बड़े-बड़े चर्च जो है व्यापारियों ने बनाए, अपने व्यय पर बनाए और उसको शानदार उन्होंने बनाया और उसी के चारों ओर जो है धीरे-धीरे करके वहाँ जनसंख्या बढ़ने लगी और नगर के गुण उनमें धीरे-धीरे करके आने लगे। तो ये कैथेड्रल नगर जो है इस प्रकार से बने थे। कुछ गृह कार्य आपके लिए है कि अपने निकट के किसी एक नगर को देख करके उसकी प्रमुख विशेषताओं को आपने बताना है कि वे कौन सी विशेषताएं हैं जो एक नगर के लिए आवश्यक है। दूसरा है कि किसी देखे हुए चर्च की विशेषताओं को लिखिए। आपने चर्च को आप चित्रों में भी देख सकते हैं, चर्च का कोई एक वीडियो देख सकते हैं अगर चर्च आपके आसपास उपलब्ध ना हो, और जहाँ उपलब्ध है वहाँ चर्च को देखना, वहाँ की गतिविधियों को देखना, उसको समझने का प्रयास आपने करना है। वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में प्रयुक्त होने वाली नई प्रौद्योगिकी का आपने अध्ययन करना है कि पुरानी प्रौद्योगिकी थी उसमें से लेकर के जो नई प्रौद्योगिकी है उसमें क्या-क्या परिवर्तन आए हैं, वो आप देख सकते हैं। जिस प्रकार से ट्रैक्टर और उसकी अन्य जो बैलों के स्थान पर ट्रैक्टर का इस्तेमाल हो रहा है, बीजों का किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है, किस प्रकार से रासायनिक खादों का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको आप प्रौद्योगिकी में परिवर्तन को बताएंगे। तो आज के इस इतिहास शिक्षण में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।